Hello students, CA Final Group 2 Paper 6D IBC इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड में स्टडी मटेरियल के चेंजेस के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। देखिए स्टडी मटेरियल में काफी कुछ इन्होंने ऐड किया है। एडिशन है, डिलीशन नहीं है। डिलीशन तो कुछ है ही नहीं, कोर्स बढ़ाते जा रहे हैं। और बेसिकली ऐड क्या किया है, कुछ एक कह लीजिए सेक्शंस में इन्होंने रेगुलेशंस ऐड करी हैं, प्लस काफी सारे केसेस इन्होंने ऐड किए। तो लेट्स स्टार्ट विथ पेज 3.4, स्टार्टिंग में ही 3.4 पे देखिए सुप्रीम कोर्ट का केस इनोवेटिव इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक एंड अदर्स। तो उन्होंने कहा एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव जो कोड का है वो क्या है, सिंगल यूनिफाइड अम्ब्रेला। पढ़ा तो हमने सब कुछ ही हुआ, यही पढ़ा कि कोड का मतलब ही क्या होता है, बाप ऑफ ऑल द एक्ट्स। बस एक नया इन्होंने केस डाल दिया ये 3.4 पेज के ऊपर। नेक्स्ट, स्विस रिबन्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर। तो इन्होंने कहा कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोड इज बेनिफिशियल लेजिस्लेशन विच पुट्स द कॉर्पोरेट डेटर बैक ऑन इट्स फीट। क्योंकि ऑब्वियसली आप उसकी प्रॉब्लम को क्या कर रहे हो, रिजॉल्व कर रहे हो। एंड इट इज नॉट अ मेयर रिकवरी लेजिस्लेशन फॉर क्रेडिटर। सिर्फ ये नहीं कि आप क्रेडिटर को रिकवरी दे रहे हो, आप कॉर्पोरेट डेटर को दोबारा उसके पांव पे खड़ा होने के लिए एक रेजोल्यूशन प्लान वगैरह जो भी बना के आप कर रहे हो। तो ये था हमारा केस नंबर देखिए 2। बढ़ते हैं इसके बाद। देयर आफ्टर सेक्शन 2 जिसके अंदर हम पढ़ते हैं एप्लीकेबिलिटी के बारे में, उससे रिलेटेड पेज नंबर 3.12 के ऊपर ये केस है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वर्सेस रामाकृष्णा एंड अनदर। तो इन्होंने कहा कि भाई एप्लीकेशन ऑफ कोड टू पर्सनल गारंटर, जो कि हम पढ़ते हैं ऑब्वियसली पर्सनल गारंटर, ये क्लॉज नंबर ई के अंदर कॉर्पोरेट डेटर, उसके ऊपर भी कोड लगता है, अप्लाइज ओनली फॉर लिमिटेड पर्पस कंटेन्ड इन सेक्शन 60। तो ऑब्वियसली कि उसके ऊपर एक लिमिटेड पर्पस से रिलेटेड ही ये कोड लगेगा, ना कि पूरा का पूरा लगेगा उसके ऊपर। तो दैट मीन्स आप चाहे इस केस को सेक्शन 2 क्लॉज ई के साथ लिख लें या सेक्शन 60 के साथ लिख सकते हैं। पढ़ा हमने सब कुछ हुआ, बस केस का नाम कुछ नहीं है, ज्यादा चेंजेस केस दुनिया भर के डाल दिए हैं। दैट इज द प्रॉब्लम एरिया यू मे से। देन डेफिनेशंस ऑन पेज नंबर 3.13 पे क्लेम की डेफिनेशन। तो देखिए केस इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसी बैंक एंड अदर्स का है। तो इन्होंने क्या कहा कि क्लेम मीन्स अ राइट टू पेमेंट। कि क्लेम मतलब आपका हक, आपको पैसा मिले इवन इफ इट इज डिस्प्यूटेड। तो देखिए जब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर भी तो यही पढ़ते हैं चाहे डिस्प्यूटेड हो। सेकंड केस स्विस रिबन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, कहता क्लेम गिव राइज टू डेट ओनली व्हेन इट इज ड्यू। कि भैया क्लेम तभी होगा जब इट इज ड्यू एंड डिफॉल्ट अकर्स ओनली व्हेन बिकम्स ड्यू एंड पेबल एंड इज नॉट पेड बाय डेटर। तो कहता क्लेम गिव्स राइट टू डेट, जैसे वो ड्यू हो गया, और डिफॉल्ट क्या है, ड्यू हुआ लेकिन उसके पैसे नहीं मिले, उसके ऊपर ये केस 3.13 नंबर पेज पे। 3.14 पे विद रिगार्ड टू कॉर्पोरेट पर्सन, उससे रिलेटेड केस हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी which functions as an extended limb मतलब part of central government and performs government functions which obviously can't be taken over by resolution professional। तो इसलिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर ये कोड नहीं लगेगा क्योंकि वो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, बिकॉज इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी ऑफ व्हाट, सेंट्रल गवर्नमेंट। कॉर्पोरेट डेटा से रिलेटेड केस लक्ष्मी पट सुराना वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कॉर्पोरेट पर्सन एक्सटेंड्स गारंटी फॉर लोन ट्रांजैक्शन कंसर्निंग अ प्रिंसिपल बोरोअर नॉट बीइंग कॉर्पोरेट पर्सन, इट वुड स्टिल बी कवर्ड विद इन द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 3(8). तो कहता गारंटी फॉर लोन, अगर आपने गारंटी फॉर लोन भी दी है कंसर्निंग अ प्रिंसिपल बोरोअर,
जो बोरर है कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, तो स्टिल कहता हम इसे कॉर्पोरेट डेटर के अंदर लेके चलेंगे, क्योंकि कॉर्पोरेट डेटर में क्या कह रहा है, मीन्स अ कॉर्पोरेट पर्सन हु ओज अ डेट टू एनी पर्सन, जिसने किसी भी आदमी को पैसे देने हैं और अगर गारंटी दी गई है फॉर लोन, और जो बोरोअर है वो कॉर्पोरेट पर्सन नहीं है, स्टिल वो कॉर्पोरेट डेटर की डेफिनेशन में आएगा। देन क्रेडिटर से रिलेटेड डेफिनेशन में केस निखिल मेहता वर्सेस एएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जहां नकलैट ने कहा कि अगर एग्रीमेंट हुआ है फॉर परचेज ऑफ फ्लैट और शॉप या इमूवेबल प्रॉपर्टी विच कंटेन्स अ क्लोज ऑफ अश्योर्ड या कमिटेड रिटर्न्स, कि आपने फ्लैट वगैरह बुक करवाया है कि आपको जब तक वो पोजेशन नहीं मिलेगा आपको रिटर्न हर महीने मिलता रहेगा, तो आप किसके अंदर आएंगे, फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर आएंगे। इसके बाद ऑपरेशनल डेट की डेफिनेशन 5 सबसेक्शन 21, उससे रिलेटेड पेज नंबर 3.16 पे इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक ऑपरेशनल डेट, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट द डेट इज डिस्प्यूटेड सो लॉन्ग एज द डेट इज ड्यू, डेट इज पेबल अनलेस interdicted, जिसका मतलब है prohibited by some law or has not become due in the sense that it is payable at some future date। तो ये क्या कह गया ऑपरेशनल डेट में कि जो डेट है वो डिस्प्यूटेड कब तक रहेगा, so long as the debt is due, that is payable, unless prohibited by some law or has not become due in the sense it will be payable at what some future date। Thereafter, Transmission Corporation of Andhra Pradesh versus Equipment Conductors and Cables Limited, तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा एग्जिस्टेंस ऑफ अनडिस्प्यूटेड डेट इज सीना क्वा नॉन, जिसका मतलब है एसेंशियल कंडीशन फॉर इनिशिएटिंग सीआईआरपी, कि कोई डेट क्या ना हो, डिस्प्यूटेड ना रहे। बीके एजुकेशनल सर्विसेज लिमिटेड वर्सेस पराग गुप्ता, द सुप्रीम कोर्ट सेड द कोड इज एक्चुअल नॉन पेमेंट बाय सीडी व्हेन डेट हैज बिकम ड्यू एंड पेबल, कि भैया जैसे डेट ड्यू हो गया वो पेबल है, आप पैसे ना दो तभी हम उसको क्या मान के चलेंगे, डिफॉल्ट। तो ऐसा कुछ नया नहीं देख रहे, हाँ नंबर ऑफ हम केसेस के क्या देख रहे हैं, यहां पे नाम देख रहे हैं। पर्सन की डेफिनेशन जिसके अंदर लगभग सारे आ जाते हैं, तो इसमें आया है कि ट्रेड यूनियन एक पर्सन है या नहीं। तो देखिए केस है जेके जूट मिल मजदूर मोर्चा वर्सेस जुग्गीलाल कमलपट जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा ट्रेड यूनियन भी क्या रहेगा, एक पर्सन हम लेके चलेंगे। तो ये एक एंटिटी है इस्टेब्लिश्ड अंडर अ स्टैट्यूट दैट इज ट्रेड यूनियन एक्ट, इसलिए पर्सन की डेफिनेशन में आ जाएगा, क्योंकि लास्ट क्लॉज में हम क्या पढ़ते हैं, एनी अदर एंटिटी इस्टेब्लिश्ड अंडर अ स्टैट्यूट। कॉर्पोरेट गारंटर अंडर सेक्शन 55A राय बहादुर श्री राम कंपनी वर्सेस रूरल इलेक्ट्रिकल कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड एंड अदर्स, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा दैट विदाउट इनिशिएटिंग सीआईआरपी अगेंस्ट प्रिंसिपल बोरोर इट इज ओपन टू फाइनेंशियल क्रेडिटर टू इनिशिएट सीआईआरपी अंडर सेक्शन 7 अगेंस्ट कॉर्पोरेट गारंटर्स एज द क्रेडिटर इज ऑल्सो फाइनेंशियल creditor qua, which means acting in the capacity of corporate guarantors. So that's a good case, you must know it, कि भैया जो कॉर्पोरेट गारंटर के खिलाफ भी अगर आप सीआईआरपी करते हैं जबकि आपने प्रिंसिपल बोरोर के अगेंस्ट सीआईआरपी नहीं करी, तो क्या आप कर सकते हैं, यस कर सकते हैं, क्योंकि वो क्रेडिटर भी क्या है, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर ही हैं जिस गारंटर से आपने पैसे लेने हैं। रिगार्डिंग डिस्प्यूट अंडर सेक्शन 5 सबसेक्शन 6 test of existence of dispute, the case of Mobilex Innovations Limited versus Kirusa Software Private Limited, the Supreme Court opined that the test of existence of dispute is कि भाई dispute कब है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जी अमाउंट से रिलेटेड है, क्वालिटी से रिलेटेड है, कोई आपने टर्म्स एंड कंडीशन का ब्रीच किया। तो यहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई जहां पे कॉर्पोरेट डेटर ने एक प्लॉजिबल विच मीन्स रीजनेबल कंटेंशन रेज की है रिक्वायरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन विच इज नॉट पेटेंटली फीबल, फीबल मीन्स विच इज वीक आर्ग्यूमेंट और एन असर्शन ऑफ फैक्ट्स अनसपोर्टेड बाय एविडेंस। तो सिंपल कहता है कि भैया अगर आप सबूत वगैरह नहीं दोगे तो डिस्प्यूट है या नहीं, तो ये एक टेस्ट हो गया जिससे हमें पता चलता है डिस्प्यूट है या नहीं, क्योंकि कोई ना कोई आपको सबूत तो पेश करने पड़ेंगे।
Whether the defense is not spurious, which means fake, mere bluster, noisily, plainly frivolous, जो कि हम कहते हैं fake, या vexatious कह लीजिए, तो कि भाई हम मानेंगे एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट कब है, जब आपका डिफेंस फेक वगैरह ना हो। इसके बाद पेज नंबर नेक्स्ट, फाइनेंशियल क्राइटेरिया से रिलेटेड केस, फिनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस कटल भाई रामू भाई पटेल। सुप्रीम कोर्ट reiterated that a person having only security interest over the assets of corporate debtor, even if falling within the definition of secured creditor by virtue of collateral security extended by CD, would not be covered under the definition of financial creditor. It held that CD in the matter has only extended security through pledge of shares, and there was no liability to repay the token taken by the borrower on the CD. Therefore, the creditor in such a case will at best be secured creditor quo, which means in the capacity of, and not the financial creditor quo CD. Means it's a good case जहां सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा मान लीजिए कि आपके पास कोई सिक्योरिटी है, ऑब्वियसली आप सिक्योर्ड क्रेडिटर बन गए, लेकिन आप फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं बनेंगे जब तक कोई क्या ना हो, लायबिलिटी टू रिपे ना हो। अगर लायबिलिटी टू रिपे नहीं है तो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है। जैसे यहां पे कुछ शेयर गिरवी रखे गए थे लेकिन लायबिलिटी टू रिपे नहीं था, तो आप सिक्योर्ड क्रेडिटर जरूर हो क्योंकि प्लेज है, लेकिन पैसे कोई लायबिलिटी नहीं है तो आप फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं होंगे। देन पेज 3.22, फाइनेंशियल डेट से रिलेटेड, चित्रा शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां कहा गया कि होम बायर्स, क्योंकि आप घर खरीदते हो तो पैसे देते हो, तो आप किसके अंदर आ गए, फाइनेंशियल क्रेडिटर के अंदर आ गए, ये फाइनेंशियल डेट है। पायनियर अर्बन लैंड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया, सेम केस है कि भाई अलॉटीज होम बायर्स किसके अंदर आ जाएंगे, ये फाइनेंशियल डेट के अंदर आ जाएगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर ही आप बनेंगे। मतलब सेम पॉइंट पे ये दोनों केस है। इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट जो आप 513 में पढ़ते हैं उससे रिलेटेड केस, S3 इलेक्ट्रिकल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस ब्रायन लॉ एंड अनदर। द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड वेयर a COC has not been appointed as a result of non-initiation of interim resolution process, it is clear that whether adjudicating authority fixes as expenses will be borne by the creditor who moved the application। तो नॉर्मली हम ये भी यही पढ़ते होते हैं, देखिए कि असल में जब पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह होती है ARP की तरफ से, जो खर्चा है वो क्रेडिटर को ही बेयर करना है अंटिल COC उसे क्या ना करे, उसे रेटिफाई ना करे, रिम्बर्स ना करे। तो जब तक आपने COC, यहां पे क्या हुआ, COC हैज नॉट बीन अपॉइंटेड, इसलिए क्रेडिटर को ही पैसा बेयर करना पड़ेगा इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस कॉस्ट का। ऑपरेशनल डेट से रिलेटेड, जहां हम कहते हैं गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड या कोई आपके ड्यूज एंड रेनी लॉ, तो इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस ICICI बैंक का केस, तो यही बताया गया कि भाई उससे रिलेटेड मीन्स अ क्लेम इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। सेकंड केस स्विस रिबन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तो यही कहा गया इवन आपके यहां कोई नौकरी कर रहा है तो वो भी क्या है, क्योंकि हम यहां डेफिनेशन में ही पढ़ते हैं कि अगर आपने सैलरी वेजेस वगैरह भी देने हैं तो वो क्या है, ऑपरेशनल डेट है। तो कुछ अलग से कुछ नहीं है, बस केस के नाम जरूर दे रखे हैं। अब ये आपको ध्यान में रखना, ओपन बुक है ऑब्वियसली, स्टडी मैट आपके पास होगा, केस कोट करना है तो कर सकते हैं आप। नाउ सेक्शन 7, जहां हम पढ़ते हैं कि CIRP किसने किया, फाइनेंशियल क्रेडिटर ने किया, उससे रिलेटेड कुछ एक इन्होंने रेगुलेशन कह लीजिए इंसर्ट करी है, और उसमें मेन ये है, ये ऊपर वाला हिस्सा तो देखिए हमने पहले भी सारा पढ़ा हुआ है। रूल नंबर 4, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी एप्लीकेशन टू AA रूल्स 2016। रूल नंबर 4 कहता है कि जब आप एप्लीकेशन देंगे फॉर्म नंबर 1 में देंगे,
साथ में डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपने लगा के देने हैं। तो यहाँ पे फॉर्म नंबर स्पेसिफाई कर दिया इंस्टीट्यूट ने, फॉर्म नंबर 1 आपको लिखना है। और जहां अगर एप्लीकेंट जो है वो असाइनी या ट्रांसफरी है फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट का, तो आपने उस एग्रीमेंट की कॉपी भी साथ में लगा के देनी है। और ये आप जो एक कॉपी है एप्लीकेशन की वो साथ में देंगे कॉर्पोरेट डायरेक्टर को भी उसके रजिस्टर्ड ऑफिस में, साथ में किसको देंगे, आप बोर्ड को भी देंगे, अबीबी को भी। मतलब 2 लोगों को आपने एप्लीकेशन देनी है, कॉर्पोरेट डायरेक्टर को भी एंड अबीबी को भी देंगे। कैसे देंगे आप, चाहे रजिस्टर्ड पोस्ट से दें, स्पीड पोस्ट, हैंड डिलीवरी या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। दैट मीन्स यहां पे हो गए 4 पॉइंट, रजिस्टर्ड, स्पीड, हैंड डिलीवरी या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से। और आप ज्वाइंटली जब दे रहे हैं तो आप किसी को नॉमिनेट कर सकते हैं, ये तो हमने पढ़ा ही हुआ है। लेकिन साथ में कहता है रूल नंबर 10(3) कि आपने फीस लगा के देनी है 25,000 रुपए की। तो पहले हम लिख लेते थे विद फीस, तो आप फीस का अमाउंट भर लीजिए, फॉर्म नंबर भर लीजिए 1। इसके बाद 3.32 पेज पे कुछ केस स्टडी, मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। कहते हैं जब आप अलॉटमेंट करवाते हैं, क्योंकि हम ये भी कहते हैं जो अलॉटी है उससे वगैरह से रिलेटेड कि ये भी एप्लीकेशन है, फाइनेंशियल क्रेडिटर है, ये एप्लीकेशन दें तो कम से कम 100 होने चाहिए या 10% ऑफ टोटल नंबर होना चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो कहता है जब आपने बुकिंग करवा लिया, आपके पास एक डॉक्यूमेंटेशन है एज पर रेरा एक्ट, तो हम इसको आपको अलॉटी ही मान के चलेंगे। चाहे आपके पास अगर वो डॉक्यूमेंट है, चाहे आपने सेल या ट्रांसफर से वो डॉक्यूमेंट आपके पास आया है, आप अलॉटी हैं, आप फाइनेंशियल क्रेडिटर में काउंट होंगे। नंबर 2 कहता है दैट इज वेरी वेरी इंटरेस्टिंग, इसे आप स्टार पॉइंट ले सकते हैं। तो कहता है ऐसा जरूरी नहीं है जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं, अगर आप क्रेडिटर हैं आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। डिफॉल्ट देखिए पूरा पढ़िए, डिफॉल्ट अंडर सेक्शन 7 नीड नॉट बी for the applicant or applicants, any number of applicants without any amount due to them could move an application। तो अगर आप लॉटी हो तो आप एप्लीकेशन दे सकते हो, चाहे आपकी तरफ कोई पैसा ड्यू है या नहीं है, बिकॉज हमने आपको मानना ही क्या है, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स, एंड देयर इज अ डिफॉल्ट। ऑब्वियसली एप्लीकेशन तो तभी दोगे अगर डिफॉल्ट है। इवन इफ सच डिफॉल्ट इज और टू नन ऑफ द एप्लीकेंट्स बट टू एनी अदर फाइनेंशियल क्रेडिटर। मीन्स आप फाइनेंशियल क्रेडिटर हो, चाहे आपको कोई पैसा नहीं मिलना, लेकिन किसी और का पैसा है, स्टिल आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। और जब नंबर ऑफ एप्लीकेंट्स हमें काउंट करना है, तो कहता है मान लीजिए आपने अलॉटमेंट एक से ज्यादा फ्लैट की बुकिंग करवा रखी है फैमिली मेंबर्स के नाम पे, तो हम इन सबको क्या मान के चलेंगे, सेपरेट अलॉटी मान के चलेंगे। जब हमने लिमिट देखनी है 100 की या 10% की, जब लिमिट देखनी है। देन देखिए हम ये पढ़ते हैं सेक्शन 7 में कि आपने जो डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करके देने होते हैं, कि रिकॉर्ड ऑफ जो डिफॉल्ट है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी से, आईआरपी का नाम या एनी अदर इंफॉर्मेशन। तो इससे रिलेटेड एक रेगुलेशन नंबर 2 इंसर्ट की गई है कि जो सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एंट्री इन द रेलिवेंट अकाउंट इन द बैंकर्स बुक डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 3 ऑफ बैंकर्स बुक्स एविडेंस एक्ट। तो भाई एक तरह से ऑब्वियसली जब हम रिकॉर्ड कह रहे हैं डिफॉल्ट का, तो ऑब्वियसली बैंक से रिलेटेड कहता है सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एंट्रीज इन द बैंकर्स बुक। साथ में एन ऑर्डर ऑफ द कोर्ट या ट्राइब्यूनल जिसने अपना ऑर्डर दिया है, नॉन पेमेंट ऑफ डेट वेयर द पीरियड ऑफ अपील अगेंस्ट सच ऑर्डर हैज एक्सपायर्ड। तो 2 चीजें इन्होंने कही हैं कि आप फर्निश कर सकते हैं एनी ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड और एविडेंस, या तो बैंक की कॉपी या कोर्ट या ट्राइब्यूनल की कॉपी कि हाँ जी मेरे को पैसे नहीं मिले, उसका एडजुडिकेशन का क्या आ गया है, ऑर्डर आ गया है। द केस ऑफ सनराइज वर्सेस रवि महाजन केस, द सुप्रीम कोर्ट held that the order of admission by NCLT which was set aside by appellate tribunal was restored, stating that financial creditor being a foreign company need not observe the requirement of section 7(3)(a। मतलब एक अच्छा केस हो गया यहाँ पे स्टार कि अगर आप फॉरेन कंपनी हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके पास सेक्शन 7(3)(a) का कंप्लायंस आपने किया हो। दैट मीन्स ये रिकॉर्ड किसका कि डिफॉल्ट हुआ है या कोई अदर रिकॉर्ड जिसके बारे में हमने यहाँ पढ़ लिया, कोर्ट वगैरह का ऑर्डर की कॉपी, ये लगानी जरूरी नहीं है। सो दैट्स अ गुड केस फॉर अ फॉरेन कंपनी। तो इसे स्टार डाल के जरूर आप लिख लीजिएगा। पेज 3.34 के ऊपर केस आता है सुरेंद्र ट्रेडिंग कंपनी वर्सेस जुग्गीलाल
कमलपट जूट मिल्स कंपनी लिमिटेड। तो देखिए बहुत सारे केस बार बार रिपीट हो रहे हैं, उनका अलग अलग पॉइंट अलग अलग जगह के ऊपर। देखिए जब आप एप्लीकेशन देते हैं उसके अंदर कोई डिफेक्ट होते हैं तो 7 दिन में आपको उसे रेक्टिफाई करना होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पे ये 7 दिन जो है ये मैंडेटरी इन नेचर प्रोविजन नहीं है, ये डायरेक्टरी इन नेचर है, जिसका मतलब है 7 दिन में ये चीज हो जाना चाहिए, लेकिन इट्स नॉट मैंडेटरी, करना ही आपको पड़ेगा। Thereafter, the case of French India Limited versus Edelweiss Assets Reconstruction Company, the Supreme Court held that Section 7 application filed is an independent proceeding and must run its entire course, which has nothing to do with the pendency of winding up proceedings before High Court. तो सिंपल बढ़िया केस क्या गया कि भाई अगर आप आईबीसी में कार्रवाई कर रहे हो ये एक अलग से कार्रवाई है और वाइंडिंग अप क्या है एक अलग से कार्रवाई है, तो उसको हम मिक्सअप नहीं करेंगे। देयर आफ्टर इंडस बायोटेक वर्सेस कोटेक इंडिया वेंचर फंड, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा that any proceeding which is pending before A under section 7 and the petition is admitted to the satisfaction with regard to default and any application under section 8, जो कि हम पढ़ते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर की तरफ से एप्लीकेशन जाती है, और लेकिन यहां पे सेक्शन 8 इस एक्ट की बात नहीं कर रहा, वो किसकी बात कर रहा है, ऑफ द आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996। तो सेक्शन 8 एसीए एक्ट का क्या कहता है, रेफरिंग केस टू आर्बिट्रेशन, अगर आर्बिट्रेशन का आपका एग्रीमेंट है तो सिंपल कहता है अगर सेक्शन 7 में एप्लीकेशन दे दी आईबीसी में फाइनेंशियल क्रेडिटर ने, लेकिन एसीए एक्ट में आप आर्बिट्रेशन में जा सकते थे, तो कहता है एसीए एक्ट में अब ये एप्लीकेशन क्या नहीं होगी, मेंटेनेबल नहीं होगी, तो इसे मैं एक अच्छा केस कहूंगा कि अब आप एसीए से कोई रिलीफ नहीं मिलेगा, सेक्शन 7 आईबीसी में आपको रहना पड़ेगा। गोइंग टू सेक्शन 8, जहां हम बात करते हैं ऑपरेशनल क्रेडिटर की कि वो नोटिस देता है, डिमांड नोटिस या अकरेंस ऑफ जो डिफॉल्ट हुआ है उससे रिलेटेड इनवॉइस वगैरह की कॉपी। तो ये केस है इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसीआई बैंक का कि भैया जैसे ही डिफॉल्ट अकर होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर को क्या डिलीवर करना है, डिमांड नोटिस ऑफ द अनपेड डेट। तो ये तो सेक्शन 8 में लिखे, जस्ट केस का नाम है, कुछ नया हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं। नाउ यहां पे इन्होंने इंसर्ट किया है रूल नंबर 5, डिमांड नोटिस बाय ऑपरेशनल क्रेडिटर कैसे क्या करेगा। तो कहता है इसके लिए एक फॉर्म रहेगा, फॉर्म नंबर 3, और अगर आप इनवॉइस की कॉपी देते हैं और कॉपी ऑफ इनवॉइस अटैच्ड विद नोटिस इन फॉर्म नंबर 4, डिमांड नोटिस 3 में है, इनवॉइस की कॉपी ध्यान रखिएगा ये है फॉर्म नंबर 4 के अंदर। इसके बाद कहता ये कॉपी जब आपने देनी है कॉर्पोरेट डेटर को तो कैसे देंगे आप, रजिस्टर्ड ऑफिस में देंगे, बाय हैंड डिलीवरी, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट विद एक्नॉलेजमेंट, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक मीन से भी दे सकते हैं। और साथ में ये डिमांड नोटिस और इनवॉइस की कॉपी आपने फाइल करना है इंफॉर्मेशन यूटिलिटी के भी पास। तो रूल नंबर 5 आपको यहाँ पे सेक्शन 8 के साथ ऐड करना होगा। ये 3-4 बातें जो मैंने हाईलाइट करी हैं, यहाँ आपको देखिए येलो दिख ही रहा है, ये व्हाइट कलर से जो मैं लिख रहा हूं। देन केसेस के ऊपर अगर हम देखते हैं कि ये सारे मिलते जुलते से केस हैं, तो एक आधा इंपॉर्टेंट की बात करूंगा, जैसे इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वाला केस कि ऑपरेशनल क्रेडिटर से रिलेटेड देखिए अगर पहले से ही कोई डिस्प्यूट है, द मोमेंट देर इज अ प्री एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट द ऑपरेशनल क्रेडिटर गेट्स आउट ऑफ द क्लचेस ऑफ द कोर्ट, तो इसमें नहीं आएगा अगर आपका डिस्प्यूट है तो। सो लॉन्ग एज डिस्प्यूट टू ट्रूली एग्जिस्ट, भाई सही है कोई फेक नहीं है, द ए हैज टू व्हाट रिजेक्ट द एप्लीकेशन, क्योंकि इसके अंदर नहीं आएगा। ये मोबिल एक्स का केस है, ये लगभग सारे कई नाम दे रखे हैं यहाँ पे, सेम इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर है, तो कुछ खास नहीं है। हाँ बढ़िया ये चीज है। देखिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अगर आपको थोड़ा याद हो, इसका चैप्टर नंबर 17, ये है चेक वगैरह जब बाउंस होता है। सेक्शन 138 पे याद होगा आपको, चेक बाउंस होता है तो 2 गुना चेक का अमाउंट देना होता है, या 2 साल तक आपको जेल भी हो सकती है, या डबल द अमाउंट ऑफ चेक और बोथ। और 141 देखिए डील किस पे करता है, 141 कहता है कि अगर चेक कंपनी का है तो कंपनी के साथ साथ उसके
ऑफिसर्स जो इंचार्ज हैं वो भी क्या होंगे, लायबल होंगे। तो उसके ऊपर ये केस है, बढ़िया केस है। कहता अगर केस पेंडिंग है 138 या 148 में नेगोशिएबल एक्ट का, even if accepted as recovery proceeding cannot be held to be a dispute pending before a court of law, such pendency actually amounts to admission of debt and not an existence of debt। बढ़िया केस। कहता अगर चेक बाउंस का केस चल रहा है, ये तो सिंपल सी बात है, इस तरह का केस चलने का मतलब क्या, एडमिशन ऑफ डेट। कहता इसको हम मान के चलेंगे एडमिशन ऑफ डेट एंड नॉट एन एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट। डेट मान रहे हैं लेकिन डिस्प्यूट नहीं मान रहे। द केस ऑफ सुधी सचदेव वर्सेस APPL इंडस्ट्रीज लिमिटेड का गुड केस। कुछ और भी है लेकिन उनमें कुछ खास नहीं है। देन कहता है कॉर्पोरेट डेटर हु रिफ्यूजेस टू एक्सेप्ट डिलीवरी ऑफ नोटिस, जो सेक्शन 8 में दिया, इट वुड नॉट बी जस्टिफाइड टू से दैट द नोटिस हैज बीन सर्व्ड। अगर उसने मना कर दिया है लेने से, तो कहता हम उसे नहीं मान के चलेंगे कि सर्व नहीं हुआ, मतलब हम मान के चलेंगे सर्व हो गया है। द केस ऑफ डी श्रीनिवासा राव वर्सेस वैष्णवी इंफ्राट्रैक लिमिटेड। देन सेक्शन 9 में देखिए ऑपरेशन क्रेडिटर NCLT के पास जाता है एप्लीकेशन देने, तो वहां पे भी देखिए रूल नंबर 6 इन्होंने इंसर्ट किया है, नेचुरल है, वही फॉर्म फीस से रिलेटेड। इसके लिए फॉर्म नंबर 5 है जो ये देगा। कैसे देगा वही है, देखिए कंपनी के भी रजिस्टर्ड ऑफिस में एंड टू द बोर्ड को भी वही 4 तरीके हैं, रजिस्टर्ड, स्पीड पोस्ट, हैंड या इलेक्ट्रॉनिक मीन्स। और यहां पे जो फीस बताई गई है वो बताई गई है 2000 रुपए, जैसे फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में था 25,000 रुपए का फीस। तो ये आप प्लीज इंसर्ट जरूर अपने हैंड रिटन में कर लीजिए। देन इसी पे केसेस सुप्रीम कोर्ट के या नक्लैट के, तो केस ऑफ मैक्योर बैंक वर्सेस शिल्पी केबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। तो यहां क्या कहा गया, अ कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड फ्रॉम द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मेंटेनिंग अकाउंट्स ऑफ OC कंफर्मिंग की कोई पेमेंट नहीं आई है इज सर्टनली नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू ट्रिगरिंग द इंसॉल्वेंसी प्रोसेस अंडर द कोड। देखिए जैसे ऑब्वियसली हम ये कहते हैं कि साथ में आपने डॉक्यूमेंट लगा के देना होता है जहां पे आप अपना अकाउंट मेंटेन कर रहे हो कि भैया हमें कोई पैसे नहीं मिले हैं, तो कहता है ये कोई कंडीशन ऐसी नहीं कि प्रेसिडेंट हो, मतलब पहले ये सेटिस्फाई आपको पहले करनी होगी कि कार्रवाई इस कोड में हो। सेकेंड केस ऑफ राजकुमार ब्रदर्स एंड प्रोडक्शन लिमिटेड वर्सेस हरीश, चलिए लंबा चौड़ा नाम दिख रहा है आपको। द सुप्रीम कोर्ट upheld the decision of appellate tribunal which order OC to pay CIRP cost and fees of the IRP resolution professional after dismissal of application under section 9। तो कहने का मतलब है अगर सेक्शन 9 में एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई है तो भैया CIRP वगैरह के जो खर्चे हुए हैं ये भरने ही पड़ेंगे एप्लीकेंट को। नेक्स्ट केस विनोद मित्तल वर्सेस रेज पावर एक्सपोर्ट्स लिमिटेड, जहां कहा गया कि CIRP करने के लिए अगेंस्ट अ फंक्शनल कंपनी, देखिए कंपनी काम करी, इज अ सीरियस मैटर एंड पार्टीज कैन नॉट बी अलाउड टू प्ले हाइड एंड सीक। अ कॉस्ट ऑफ 5 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी गई यहां ऑपरेशनल क्रेडिटर पे कि भाई कंपनी तो प्रॉपर काम कर रही है, दैट मीन्स कोई डिफॉल्ट है ही नहीं, तो आप इसी तरह से एप्लीकेशन नहीं दे सकते इस कोड के अंदर। देयर आफ्टर एक्सेल मेटल प्रोसेसर्स लिमिटेड वर्सेस बेंटलर ट्रेडिंग इंटरनेशनल का ये केस है। कहता CRPI इज नॉट अ सूट और अ लिटिगेशन और अ मनी क्लेम फॉर एनी लिटिगेशन एंड नो वन इज सेलिंग और बाइंग द कॉर्पोरेट डेटर अ रेजोल्यूशन प्लान। इट इज नॉट एन ऑक्शन और रिकवरी और लिक्विडेशन, इट इज अ रेजोल्यूशन प्रोसेस। तो बड़ी सिंपल सी बात है, CRPI है ही क्या, कंपनी को बचाना है। ये रेजोल्यूशन प्रोसेस है, कोई ऑक्शन नहीं, हम बेच नहीं रहे हैं कंपनी को। नेक्स्ट NUI पल्प एंड पेपर इंडस्ट्रीज लिमिटेड वर्सेस रॉक्सल ट्रेडिंग GmbH। कहता वंस एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 और 9 इज फाइल्ड, it is not necessary for AA to await hearing of parties for passing order of moratorium under section 14 to ensure that one or more party may not abuse the process or for meeting the ends of justice. It is always open to AA to pass appropriate interim order। बढ़िया केस। क्या कह गया, कहता है A को कोई जरूरी नहीं है कि वो
अपना जो ऑर्डर देना है मोराटोरियम वगैरह का सेक्शन 14 में, वो इंतजार करेगी पार्टीज को पहले सुने। अगर जस्टिस देना है इस दौरान जो से ठीक लगे वो इंटरिम ऑर्डर एक दे सकता है। तो अगला एक और अच्छा केस पीटर जॉनसन, तो ये स्टार केस रहेगा। पीटर जॉनसन जॉन एम्प्लॉय वर्सेस केईसी इंटरनेशनल लिमिटेड। कहता अगर डिक्री मीन्स ऑर्डर आया फॉरेन कोर्ट का, कहता जब तक इसको ट्रांसमिट ना किया जाए थ्रू सिविल कोर्ट इन इंडिया, ये हम डेट नहीं मान के चलेंगे इन द हैंड्स ऑफ ओसी अनलेस द डेट इज क्रिस्टलाइज्ड एंड पेबल इन लॉ द इश्यू ऑफ डिफॉल्ट वुड नॉट बी अट्रैक्टेड। तो कहता हम इससे डिफॉल्ट मान के नहीं चलेंगे। नेक्स्ट केस मदर प्राइड डेयरी वर्सेस पोर्ट्रेट एडवर्टीजमेंट। तो यहां कहता है इट इज ओपन टू ओसी टू विड्रॉ द एप्लीकेशन बिफोर अंडर सेक्शन 9 बिफोर इट्स एडमिशन। ये तो देखिए हमने रेगुलेशन नॉर्मली भी पढ़े, ये आप विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट गैमन इंडिया लिमिटेड वर्सेस नीलकंठ मेंशंस एन अमाउंट इज ड्यू फ्रॉम द पार्टनरशिप फर्म एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 9 इज नॉट मेंटेनेबल अगेंस्ट वन ऑफ द मेंबर्स। देखिए अगर आप एलएलपी के ऊपर केस कर रहे हैं वो बात अलग होगी, लेकिन आप उसके किसी पार्टनर के ऊपर तो कर नहीं सकते हैं सेक्शन नंबर 9 के अंदर। देन रोमा इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया लिमिटेड वर्सेस एएस आयरन स्टील लिमिटेड। सिंस मनी वाज पेड एज एडवांस फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स, आपने पैसा एडवांस में दे दिया है बट असल में गुड्स क्या नहीं हुए, सप्लाई नहीं किए हैं। द पेमेंट कैन नॉट बी कंसिडर्ड एज ऑपरेशनल डेट। बढ़िया केस कहता सेक्शन 9 में आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते, आपने एडवांस दिया है, सामान नहीं मिला है अभी आपको, तो ये एडवांस देना ऑपरेशनल डेट नहीं है। नेक्स्ट ये हमने पहले ही पढ़ा था कि सेक्शन 138 नेगोशिएबल एक्ट में अगर पेंडिंग कार्रवाई है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेक्शन 9 में आकर के एप्लीकेशन दे सकते हैं एज ए ऑपरेशनल क्रेडिटर। द केस ऑफ शैलेंद्र शर्मा वर्सेस एनक्रॉन कंपोजिट्स एंड अदर्स। तो इसके बाद हम आगे सेक्शन नंबर 10 पे, जहां पे सीआईआरपी खुद कौन कर रहा है, कॉर्पोरेट एप्लीकेंट कहीं या कॉर्पोरेट डेटर खुद कर रहा है। तो इससे रिलेटेड भी देखिए रूल नंबर 7 है, ये वही बात करेगा। यहां फॉर्म नंबर रहेगा 6, फीस यहां पे देखिए कितनी है, 25,000 रुपए है। और आपने ऑब्वियसली कॉपी जो सर्व करनी है वो कैसे करनी, वही 4 तरीके, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, हैंड या इलेक्ट्रॉनिक मीन से आप कॉपी देंगे, तो ये आप इंसर्ट कर लीजिए। इसके बाद देखिए सेक्शन 11 में हम पढ़ते हैं लिस्ट कौन से लोग सीआईआरपी के लिए एप्लीकेशन नहीं दे सकते, उससे रिलेटेड है। फॉरेक इंडिया लिमिटेड वर्सेस इडलविस एसेट। ये हमने पहले ही पढ़ा था कि अगर लिक्विडेशन की आपने, देखिए क्या कहता है, सेक्शन 11 इज ऑफ लिमिटेड एप्लीकेशन एंड ओनली बार्स सीडी फ्रॉम इनिशिएटिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 7 or 10 ऑफ द कोड इन रिस्पेक्ट ऑफ whom a liquidation order has been made। कहने का मतलब है अगर लिक्विडेशन का ऑर्डर आपके खिलाफ आ चुका है तो भैया आप सेक्शन 11 में प्रोहिबिटेड आदमी हो, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते। नेक्स्ट केस मनीष कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट the intention of legislature was always to target the CD only insofar as it purported to prohibit application by CD against itself to prevent abuse of provisions। मतलब ऑब्वियसली हमने सेक्शन 11 में बताया कॉर्पोरेट एप्लीकेंट के ऊपर रोक लगाइए, आप एप्लीकेशन नहीं दे सकते अगर आप पहले से सीआईपी में चल रहे हैं, लिक्विडेशन ऑर्डर हो गया या आपने डिफॉल्ट किया है। तो वो प्रोहिबिशन लगाने का यहाँ इंटेंशन की बात कर रहा है, बस इंटेंशन यही है कि भाई साहब आप खुद ही अब्यूज ऑफ प्रोविजंस ना कर पाए, आप कोई ऑब्स्टिकल क्रिएट करना सीडी के राह में, इस कोड का कोई इंटेंशन नहीं है, जस्ट अब्यूज रोकना एक इंटेंशन है। देर आफ्टर सेक्शन नंबर 12 पेज 3.17 पे कुछ केसेस ऑन सेक्शन 12 जहां हम कहते हैं कि भाई कितने दिनों में कार्रवाई कंप्लीट करनी है, 180 + 90 330 दिन वाला। तो कहता है टाइम एक असेंस है इस कोड के अंदर, ये डिसाइड किया गया इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसी बैंक वाले केस में। और जितना टाइम पीरियड हमें वहां बताया गया है कि एक ही बार एक्सटेंशन मिलेगा 90 दिन का, 330 दिन इंक्लूडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स, तो वो मैंडेटरी है, ये टाइम पीरियड और एक्सटेंड नहीं हो सकता। द केस ऑफ ArcelorMittal इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सतीश कुमार गुप्ता।
देन विड्रॉल ऑफ एप्लीकेशन सेक्शन नंबर 12 से ए से रिलेटेड पेज नंबर 3.48 की। अच्छा, ये हमने नॉर्मल क्लास में ये रेगुलेशन पहले भी की हुई है, तो इस पे नहीं जाएंगे, ये पहले हो चुका है। देन केस स्टडीज पे आते हैं। स्विस रिबन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया कहता है एट एनी स्टेज जब तक सीओसी नहीं बनी है तो ऑब्वियसली आप अपनी एप्लीकेशन क्या कर सकते हो, विड्रॉ कर सकते हो, तो इसलिए आप विड्रॉ वगैरह कर सकते हैं। एंड देन गोइंग टू सेक्शन नंबर 13 जहां पे ए को मोराटोरियम पब्लिक अनाउंसमेंट वगैरह का ऑर्डर देना है, तो पब्लिक अनाउंसमेंट से रिलेटेड रेगुलेशन नंबर 6 इन्होंने इंसर्ट किए। वैसे हमने पढ़ा भी हुआ ये कि भैया पब्लिक अनाउंसमेंट तुरंत होनी चाहिए, जैसे आईआरपी अपॉइंट हो गया या मैक्सिमम कितने दिन के अंदर, 3 दिन जब उसकी अपॉइंटमेंट हो गई है। और पब्लिक अनाउंसमेंट के लिए यहाँ फॉर्म नंबर ए आपको लिखना है, और अखबार बताए गए हैं कौन से होंगे, इंग्लिश एंड एक रीजनल अखबार होगा जो वाइड सर्कुलेशन में है, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। और साथ में ये पब्लिक अनाउंसमेंट आपकी वेबसाइट पे भी डाली जाएगी, कॉर्पोरेट डायरेक्टर की भी, बोर्ड की भी, और हर जो क्रेडिटर है उसको अपना ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव अपॉइंट करने के लिए देखिए एक चॉइस भी दी जाएगी। 3 इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स वो आइडेंटिफाई कर सकता है, और हर क्रेडिटर को अपना क्लेम सबमिट करने के लिए 14 दिन का मैक्सिमम टाइम मिलता है। ये वैसे नॉर्मल मैंने क्लास में पढ़ाई भी हुआ है। और जो एक्सपेंसेस है वो कौन बेयर करता है, वो बेयर करने पड़ते हैं एप्लीकेंट को, लेकिन रीइंबर्स कौन कर सकता है, सीओसी, जितना उसे ठीक लगे। इसके बाद मोराटोरियम के ऊपर केस स्टडीज पेज 3.53 पे। तो कहता मोराटोरियम का मतलब क्या है, सिंपल सी बात है, इस पीरियड के दौरान कॉर्पोरेट डेटर के एसेट बेचने बुझने नहीं है, उससे कोई टेक ओवर नहीं कर सकता। आनंद राव कोराडा वर्सेस वर्षा फैब्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड का केस। देन एल्केमिस्ट एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी वर्सेस होटल गोडावन प्राइवेट लिमिटेड का केस कि भैया कि मोराटोरियम एक्सप्रेसली कहता ही क्या है, इंटरडिक्ट्स विच मीन्स प्रोहिबिट करता है कि अब मोराटोरियम के दौरान आप कोई केस वगैरह नहीं कर पाएंगे, या जो हो रहे हैं उनके ऊपर स्टे लग जाएगा। और अगला भी देखिए सेम ऐसा ही है, तो उसमें कुछ नहीं है, एसेट प्रोटेक्ट करने हैं मोराटोरियम में। और देन देखिए वही नेगोशिएबल एक्ट से रिलेटेड वगैरह है कि अगर कार्रवाई 138 की है, क्या वो मोराटोरियम के अंदर कवर होगी या नहीं होगी। तो कहते हैं इट इज इम्पॉसिबल टू डिसर्न एनी डिफरेंस बिटवीन इंपैक्ट ऑफ अ सूट एंड अ सेक्शन 138 प्रोसीडिंग इन सो फॉर एज कॉर्पोरेट डेटर इज कंसर्न, क्योंकि मेनली हमें मोराटोरियम में उसके खिलाफ कार्रवाई से रोकना, उससे पैसा ना जाए। तो कहता सिंपली कोई भी प्रोसीडिंग हो या 138 का केस हो तो उसमें डिफरेंशिएट करना मुश्किल है। इस केस में कहा गया, मेन यही कहा गया, पेक्यूनियरी टैक्स कंपनी के अगेंस्ट ना हो, मतलब मॉनेटरी पैसा ना जाए, उसको एक ब्रीथिंग स्पेस मिले और वो गोइंग कंसर्न बेसिस पे चलती रहे। और यही कहा गया सेक्शन 138 कैन बी सेड टू बी सिविल शिप इन अ क्रिमिनल वॉल्फ क्लोथिंग, कि कहने के लिए कि मैंने पैसे रिकवर करने हैं, लेकिन अल्टीमेटली क्रिमिनल क्यों कहा गया, जैसे मैंने बताया 2 साल का जेल भी हो सकता है। तो इसलिए इन केसेस पे भी रोक लगानी होगी। 6 पॉइंट में कहता है मोराटोरियम वुड अप्लाई ओनली टू सीडी एंड द नेचुरल पर्सन, दैट इज ग्रेट। जैसे मैंने बताया था सेक्शन नंबर 114 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में कार्रवाई हो रही है किसके ऊपर, कंपनी के ऑफिसर्स इन चार्ज। तो मोराटोरियम सिर्फ एंड सिर्फ, दैट इज अ ग्रेट पॉइंट, स्टार पॉइंट, कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन जो भी नेचुरल पर्संस हैं दे विल कंटिन्यू टू बी लायबल अंडर चैप्टर नंबर 17 ऑफ नेगोशिएबल एक्ट। वेरी गुड केस ऑफ पी मोहन राज वर्सेस शाह ब्रदर्स इस्पात प्राइवेट लिमिटेड। देन अगला पॉइंट कहता है कि अगर पेमेंट ऑफ लोन डेफर कर दिया गया है, क्योंकि आरबीआई ने अपनी नोटिफिकेशन जारी करी, तो जितना वो डेफर किया गया ये कोविड के दौरान, तो इंटरेस्ट के ऊपर जो इंटरेस्ट लगता है या कंपाउंड इंटरेस्ट कहें या पेनल्टी कहें, ड्यूरिंग द लोन मोराटोरियम एंड एनी अमाउंट ऑलरेडी रिकवर्ड
अंडर द सेम हेड शेल बी, वो आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लेना है, कहता रिफंड करने पड़ेंगे बोरर्स को, या आप नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में उसे एडजस्ट करें, दैट्स ए गुड केस। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स का केस। देन देखिए सेक्शन 16 में देखिए आईआरपी जब अपॉइंट वगैरह होता है उससे रिलेटेड कहता आईआरपी जैसे अपॉइंट हो गया तो जो पहले वाले डायरेक्टर्स थे जिसे हम कहते हैं अर्स्ट वाइल डायरेक्टर्स, अब उनके पास कंपनी की मैनेजमेंट नहीं है, तो इसलिए वो किसी काम के लिए लायबल नहीं होंगे। अब सब कुछ आईआरपी ने संभालना है। दिस इज हेल्ड इन द केस ऑफ इनोवेटिव इंडस्ट्रीज वर्सेस आईसीआईसी बैंक। देन सेक्शन 17 अगेन आईआरपी की ड्यूटीज कह लीजिए, उसे मैनेजमेंट करना है, उससे रिलेटेड जैसे हम कहते होते हैं नॉर्मली सेक्शन 17 में क्या पढ़ते हैं कि अब मैनेजमेंट की सारी पावर आईआरपी के पास आ जाएंगी, सारी बोर्ड की पावर उसके पास आ जाएंगी। कोड की भी हमने पढ़ी थी, मेरी सी पावर्स, राइट। सारे ऑफिसर आपको रिपोर्ट करेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आपके अकॉर्डिंग चलेंगे, और जो भी अकाउंट्स वगैरह हैं उससे रिलेटेड इन्होंने इंसर्ट किया है एक्सेस टू बुक्स से रिलेटेड रेगुलेशन नंबर 4। तो ये कहता है कि आपके पास एक्सेस रहेगा बुक्स वगैरह का, चाहे वो डिपॉजिटरीज के पास है, चाहे प्रोफेशनल के पास है, चाहे आईयू के पास है, या किसी रजिस्ट्री के पास है जहां आपने जैसे एसेट वगैरह की रजिस्ट्रेशन करवानी है, रजिस्ट्री करवानी है, या कोई मेंबर पार्टनर जिसके मर्जी पास हो, तो कहता ये आईआरपी को मिल जाएगी ये चीजें। देखिए सेक्शन नंबर 25 जहां अगेन हम पढ़ते हैं ड्यूटीज ऑफ रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, कि सारा एसेट उसेट कंट्रोल सब कुछ उसके पास आ जाएगा, राइट। तो उससे रिलेटेड कुछ एक केस स्टडी बताई गई है, स्विस रिबन्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। तो ये जो आपने पढ़ा था सिंपली सेक्शन 25 में उसी के ऊपर केस है, बस केस का नाम इंसर्ट हुआ है, अंदर कोई ऐसा कोई खास कंटेंट नहीं है इसमें। सेक्शन 29 जहां आईएम हमें प्रिपेयर करना होता है उससे रिलेटेड रेगुलेशन नंबर 36(2) इंसर्ट करी है कि भाई इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम के अंदर क्या क्या डिटेल्स आएंगी। तो कहता सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज, और डिस्क्रिप्शन के अंदर किस तरह से किस दिन एसेट खरीदा था, क्या कॉस्ट थी, कितनी लाइफ रहेगी उसकी, डेप्रिसिएशन वगैरह वगैरह सब कुछ, लेटेस्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में पिछले 2 साल की भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और करंट ईयर की भी कहता लगा के देनी है। जिस समय आप इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम बना रहे हैं ज्यादा से ज्यादा 14 दिन वो से पुरानी ना हो। देन क्रेडिटर्स की लिस्ट, डेट वगैरह जो भी हैं, गारंटीज की लिस्ट, नेम एंड एड्रेसेस मेंबर पार्टनर के जिनके पास कम से कम कहता है 1% कॉर्पोरेट डेटर का स्टेक, जिसका मतलब है शेयर्स वगैरह उसके पास हैं, केसेस से रिलेटेड डिटेल, एम्प्लॉयज वर्कर से रिलेटेड सारी डिटेल आप लगा के देंगे। और सब रेगुलेशन 1 ऑफ 36 कहती है कि अगर ये इंफॉर्मेशन मेमोरेंडम आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में हर एक मेंबर ऑफ सीओसी को देंगे, जैसे ही आरपी अपॉइंट हो गया, अपॉइंटमेंट के 2 हफ्ते के अंदर और ज्यादा से ज्यादा 45 दिन, लेकिन कहां से, जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट हुई है, विच एवर इज लेस, आपने ये हर एक मेंबर ऑफ सीओसी को देना है। सीओसी के ऊपर रेगुलेशन नंबर 17 कहता है, तो आईआरपी ने देखिए बनानी होती है, तो कहता है ये बनाएगा, आईआरपी एक रिपोर्ट बना के देगा कि मैंने सीओसी बना दी है, ए को देगा विद इन 2 days ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ क्लेम्स। जब उसके पास क्लेम की लिस्ट आ गई उसके वेरीफाई करने के 2 दिन के भीतर भीतर। और जो कमेटी है ऑब्वियसली सीओसी के पास सारी पावर है, तो कहता फंक्शंस वही डिस्चार्ज करेगी। और आईआरपी पहली मीटिंग, ये वैसे आप जानते हैं सब कुछ पढ़ा हुआ, 7 दिन के अंदर अंदर करेगा। और कहता अगर अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी डिले होगी, रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं अपॉइंट हुआ, तो आईआरपी उसके फंक्शंस परफॉर्म करेगा फ्रॉम 40th डे, 40वें दिन से, जिस दिन इंसॉल्वेंसी कमेंसमेंट डेट
स्टार्ट होगी टिल जब तक आप आरपी अपॉइंट ना कर लें अंडर सेक्शन नंबर 22 के अंदर। पेज 3.70 कुछ केसेस अगेंस्ट स्विस रिबन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो कहता सुप्रीम कोर्ट ने कहा सीओसी इज रिक्वायर्ड टू एवेलुएट द रेजोल्यूशन प्लान ऑन द बेसिस ऑफ फिजिबिलिटी एंड वायबिलिटी। ये तो सीओसी का ही काम है, तो अल्टीमेटली सीओसी देखेगा, एंड में तो देखिए एनसीएलटी ने ठप्पा मारना है। तो फिनिक्स वर्सेस स्पेड फाइनेंशियल सर्विसेज के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर एक कोलिजिव कमर्शियल एग्रीमेंट है बिटवीन फाइनेंशियल एंड क्रेडिटर एंड सीडी, तो कहता हम इसे फाइनेंशियल डेट नहीं मानेंगे। देखिए फाइनेंशियल क्रेडिटर के केस में प्योरली पैसा ही होना चाहिए, लेकिन अगर एक कंबाइंड कोई कमर्शियल एग्रीमेंट अलग से भी है तो ये एक अच्छा पॉइंट आ गया इस केस में। देन सेकंड क्लॉज इस केस में कहती है कि ऑब्जेक्ट यही है इस कोड का कि सीआरपी तभी होगा अगर ये ड्रिवन बाय कौन हो, एक्सटर्नल क्रेडिटर्स। सो इसलिए सीओसी को सैबोटेज मतलब धोखा नहीं देंगे रिलेटेड पार्टीज किसके, सीडी के, इसलिए हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी वहां से क्या रहे, एक्सक्लूड हो। देन फाइनेंशियल क्रेडिटर हु इन द प्रेजेंट, जिसका मतलब है इन द प्रेजेंट इज नॉट अ रिलेटेड पार्टी, रिलेटेड पार्टी नहीं है, तो वो तो सीओसी का मेंबर हो सकता है। लेकिन अगर मेंबर बनने के लिए उसने अपने शेयर्स वगैरह बेचे हैं या सीजेस टू बिकम अ रिलेटेड पार्टी, मतलब उसकी मंशा धोखा देने की है, तो वो डिस्पाइट द फैक्ट टेक्निकली कहने को वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, लेकिन वो सीओसी के अंदर नहीं आएगा। ये देखिए रेगुलेशन 16 हमने की हुई है, पहले भी थी तो इस पे बात नहीं करेंगे। इसके बाद सीओसी की मीटिंग से रिलेटेड वैसे कई रेगुलेशन हमने कर भी रखी है। रेगुलेशन नंबर 18 कहता है कि भैया हम उसकी मीटिंग बुलाएंगे जब एक रिक्वेस्ट दी गई है मेंबर्स ने कितने, जिनके पास 33% वोटिंग राइट हो, और नोटिस दिया जाएगा। रेगुलेशन 19 कहती है कम से कम 5 दिन का राइटिंग में हर एक पार्टिसिपेंट को, कैसे हैंड डिलीवरी या बाय पोस्ट। एंड नंबर 2 आप ये टाइम पीरियड कम भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये 1 दिन का रहना चाहिए, और कुछ खास सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि ये 48 आवर्स का तो होना ही चाहिए। अगर क्या है कोई ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है तो 48 आवर्स, वरना 24 आवर तक का आप कर सकते हैं। रेगुलेशन नंबर 20 कहती है आप चाहे जब इलेक्ट्रॉनिक मीन से ये नोटिस भेज रहे हैं, ईमेल से भेजिए, सब्जेक्ट लाइन में आप पक्का बताइए कॉर्पोरेट डायरेक्टर का नाम, प्लेस, टाइम, डेट जहां पे मीटिंग होनी है। आप नोटिस को पीडीएफ फॉर्म में भी भेज सकते हैं, लेकिन जो भी आपने मेल करी है उसका आपके पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड होना चाहिए, प्रूफ ऑफ सेंडिंग पक्का होना चाहिए। लेकिन अगर आपने मेल भेज दिया, आपका काम है मेल भेजना, अगले को मिले ना मिले उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल एज ए रेजोल्यूशन प्रोफेशनल नहीं होंगे, और आप एक इलेक्ट्रॉनिक लिंक से भी इसे भेज सकते हैं इस नोटिस को, या यूआरएल कह लीजिए, राइट। तो जिम्मेवारी मेंबर्स की है कि वो अपना ईमेल वगैरह आपको देके रखें। अगर उन्होंने अपडेट नहीं किया तो इससे मीटिंग के डिसीजंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रेगुलेशन नंबर 21 कहती है नोटिस में आप क्या बताएंगे, कौन सी जगह, कितने बजे, कितने कौन से दिन ये मीटिंग होगी और कैसे होगी, क्या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से या अदर ऑडियो विजुअल मीन से कर सकते हैं या नहीं। आप ये भी बताएंगे कि आप वोट डाल सकते हैं खुद आकर के या थ्रू आप कैसे करेंगे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। नोटिस के अंदर सारे मेंबर्स का नाम, इश्यूज, एजेंडा जिसे कहते हैं, रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स, ये सब लगा के देंगे। और अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन से वोटिंग होनी है तो ऑब्वियसली एक पासवर्ड कैसे जनरेट करना है, लॉगिन आईडी वगैरह, ये सब कुछ आप प्रोवाइड करेंगे। कॉरम देखिए हमने पहले पढ़ा भी हुआ है, एटलीस्ट 33% होगा, इन पर्सन हो या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसे भी हो। लेकिन आप फ्यूचर मीटिंग्स के लिए पहले से एक परसेंटेज डिसाइड कर सकते हैं कॉरम की। और अगर कॉरम नहीं है तो मीटिंग जो है ऑटोमेटिकली एडजर्न हो जाएगी अगले हफ्ते सेम डेट, टाइम एंड प्लेस पे। और अगर एडजर्न मीटिंग में भी कॉरम नहीं है तो जितने लोग आ गए वही एक कॉरम होगा। देन जैसे आप कंपनीज एक्ट में पढ़ते हो, यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रिलेटेड रेगुलेशन नंबर 23 है, तो कहता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या अदर ऑडियो विजुअल मीन्स अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आरपी को ही ये सारी अरेंजमेंट्स करके रखनी है ताकि कोई इंटरप्शन ना हो, क्लैरिटी हो, आवाज सुने दिखे जो भी है।
तो सारा फैसिलिटीज देखना उसका काम है। वो प्रॉपर एक रिकॉर्ड भी बनाएगा, मीटिंग के मिनट्स भी बनेंगे और इनका सेफ कीपिंग भी उसी की जिम्मेवारी है। लेकिन हाँ, कोई और आदमी देखिए अटेंड नहीं कर सकता है, लेकिन अगर आदमी डिफरेंटली एबल्ड है तो उसके साथ उसके रिक्वेस्ट पे हम किसी और आदमी को अलाउ कर सकते हैं कि वो मीटिंग में उसके साथ आ सकता है। और मीटिंग का देखिए कहता प्लेस क्या होगा, कहता चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से मीटिंग हो रही है, जो आपने नोटिस में लिख दिया है कि ये प्लेस माना जाएगा तो हम उसी को मानेंगे। और नॉर्मली ये होता है कि जो प्लेस आपने मान लिया कि रिकॉर्ड वगैरह भी उसी जगह का माना जाएगा कि वहीं पे ये रिकॉर्ड किया गया है। मीटिंग कैसे कंडक्ट करेंगे, कहता है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल, रेगुलेशन 24 कहता है वो होगा चेयरपर्सन एक रोल कॉल लेगा जैसे मीटिंग स्टार्ट हुई है और फिर वो रिकॉर्ड करेगा जो आया है, खुद आया या ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव है, राइट, कहाँ से वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ज्वाइन कर रहा है, एजेंडा नोटिस वगैरह उसे मिला या नहीं, लेकिन हाँ अनऑथराइज पर्सन कोई और अटेंड नहीं करेगा। तो ये केस है जी विजय कुमार जैन वर्सेस स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। देखिए नो डाउट रेजोल्यूशन प्रोफेशनल के पास सारी पावर आ गई, लेकिन जो पुराना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है देखिए वो भी इंटरेस्टेड रहेगा रेजोल्यूशन प्लान में। तो हम ये भी कहते हैं कि उनको भी नोटिस दिया जा सकता है, मीटिंग में वो आ सकते हैं, लेकिन उनको कोई राइट नहीं होता वोटिंग राइट वगैरह। तो इसलिए मस्ट बी गिवन अ कॉपी ऑफ सच प्लान्स एज पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उन्हें भी जो आपके रेजोल्यूशन प्लान है उनकी कॉपी आपको देनी पड़ेगी। देन सेक्शन 29 में हम पढ़ते हैं कि कौन से लोग इनएलिजिबल है, जो सीओसी के अंदर नहीं आएंगे, अपना रेजोल्यूशन प्लान नहीं दे सकते हैं। तो आर्सिलोरमित्तल, ये पहले भी हमने केस के ऊपर इसी से रिलेटेड बात करी कि हमें बेसिकली तो यही देखना है कि टू फाइंड आउट कौन से रियल इंडिविजुअल एंटिटीज हैं जो एक्टिंग ज्वाइंटली और इन कंसर्ट फॉर सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन प्लान, कि कौन कौन से लोग हैं और इसमें कोई गलत लोग ना आए। कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी के ऊपर भी देखिए सेक्शन 29 चैलेंज हुआ स्विस रिबन्स केस में वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा यह बिल्कुल सही एक सेक्शन बनाया गया है। देन सेक्शन 30 जहां हम कहते हैं रेजोल्यूशन प्लान के ऊपर सीओसी को ही क्या देखना है, वायबिलिटी एंड फिजिबिलिटी, ये सीएससी को ही देखना है। तो इसलिए करड अर्बन कोऑपरेटिव बैंक वर्सेस स्वप्निल भेंगड़े एंड अदर्स में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा सीओसी एंड सक्सेसफुल रेजोल्यूशन एप्लीकेंट ही ये सब चीजें अपना कॉन्शियसली देखें वायबल है या नहीं है। आर्सिलोरमित्तल में भी कहा गया कि रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये प्लान कॉन्ट्रावेंशन लॉ का कर रहा है या नहीं। मेन ये पावर किसके पास होनी चाहिए, सीओसी के पास अप्रूव करना है या उसे डिसअप्रूव करना है। चित्रा शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया कि जो प्राइमेसी है, सुपीरियरिटी जो है, इज गिवन इन द प्रोसेस टू कमर्शियल डिसीजन, सक्सेस ऑफ द प्रोसेस इज कॉन्टिजेंट अपॉन द कॉम्पिटेंस ऑफ आईआरपी एंड सीओसी। मतलब मेन आप देखिए जो आपकी प्रोसेस है, जो आपने प्लान बनाया है, वो है सक्सेस होगा या नहीं, ये बात की बात है। स्विस रिबन्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में यही कहा सेम जैसे ऊपर पड़ा था कि ये प्लान वगैरह जो है देखना ये किसकी जिम्मेवारी है, सीओसी की है कि फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग ठीक हो रही है या नहीं। के शशिधर वर्सेस इंडियन ओवरसीज बैंक में भी यही कहा गया कि भाई रेजोल्यूशन प्लान अप्रूव करना जो है वो नो डाउट वर्ड में लिखा है, राइट। तो इसका मतलब है वो सीओसी के ऊपर ही सारी कहानी उसी के ऊपर मेन है। महाराष्ट्र सीमलेस वर्सेस पद्मनाभन वेंकटेश में कहा गया कि जैसे ही सीओसी प्लान अप्रूव कर देती है, ए को छोड़ देना चाहिए, और टू सीड छोड़ देना चाहिए द ग्राउंड टू द कमर्शियल विजडम ऑफ क्रिएटर्स रादर देन असेस द प्लान इटसेल्फ। सीओसी पे ही छोड़ दीजिए, आपको नहीं देखना है। 31 जहां एनसीएलटी इस प्लान को अप्रूव कर देता है, तो उसमें एक केस देख लीजिए, जेपी किनिंगस्टन बॉलवर्ड अपार्टमेंट वेलफेयर एसोसिएशन वर्सेस एनबीसीसी, जहां कहा गया सीओसी क्या है, एक तरह से प्रोटैगनिस्ट है, मतलब फिल्म का हीरो है, तो आईबीसी कोड में वही हीरो है, उसी की हमें कमर्शियल विजडम पे रिलाय करना है।
ए का तो एक लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन है, उसने तो कह लीजिए अंत में ठप्पा उसने मारना है, तो ए की यहां जिम्मेवारी मेन नहीं है, मेन तो सीओसी की ही है। और तो यहां पे देखिए इसके बाद चैप्टर 3 स्टार्ट हो जाएगा लिक्विडेशन प्रोसेस के ऊपर। तो यहां पे हम इस लेक्चर में पार्ट 1 समाप्त करते हैं और अगले वीडियो से बाकी अमेंडमेंट्स देखेंगे। थैंक यू।